Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to discuss BGC 105 Block 4 which is American Poetry and Introduction. और हम लोग इसका यूनिट 1 और 2 देखेंगे इस ब्लॉक का इस सेशन में। सेकंड इसके बाद वाला जो सेशन है उसमें हम लोग यूनिट 3 और 4 देखेंगे। किसी ने कमेंट किया था कि मैं चारों यूनिट को एक ही वीडियो में डालूं, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्राई किया था, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था और वो बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बन जा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग दो पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसका यूनिट 1 और 2 इसमें देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो इन दिस यूनिट वी हैव टोटल बहुत सारे टॉपिक। ओके, तो इसमें हमारे मेनली दो पोम्स है, एक है ब्रह्मा और दूसरा है मैत्रेय। यूनिट 1 काफ़ी इजी है, काफ़ी छोटे छोटे पोम्स है। ब्रह्मा तो काफ़ी छोटी पोम है, हेमंत्रिया थोड़ी सी बड़ी है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जो पोएम है वो लाइन बाय लाइन पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में आरटीसीज आते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पोइट्री अगर आप यूट्यूब पर ऐसे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। मेनली था कि बाकी चीज़ें जैसे कि होता है ना कि आप अलग अलग जगह से कहीं से समरी देख रहे हो, कहीं से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और एक्सप्लेनेशन अगर मैं डालती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो और शायद मैं ये वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाती, तो उसका क्या फ़ायदा होता है। इसलिए मैंने समरी और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाल दी है। ठीक है, आप आरटीसी के लिए आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो उसमें मेनली टू पॉइंट्स है, ब्रह्मा और हेमेत्रिया, और हम लोग ये दोनों आज डिस्कस करने वाले हैं। सो besties, let's talk about the poet of those particular poems जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना पीछे, देखे थे ना, हेमेत्रिया और ब्रह्मा। तो वो दोनों इन्हीं के पोम्स हैं, यानी कि आपको इस यूनिट में सिर्फ एक राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो इनकी जो है यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है, देख रहे हो आप लोग, 1803 और 1882 तक। तो इनका जो पूरा नाम है वो है रेल्फ वेल्डो इमर्शन, एंड ही वाज एन अमेरिकन राइटर, पोएट एंड थिंकर। इनका जो बर्थ है वो 1803 में हुआ था, यूएसए में। ही बिलीव्ड दैट इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, फ्रीडम एंड सेल्फ रिलायंस, एंड ही ऑल्सो लव्ड रीडिंग अबाउट इंडियन थॉट्स एंड स्क्रिप्चर्स लाइक वेदास हो गए, भागवत गीता वगैरह ये सब। His ideas and writings inspired many people and are still famous today. तो देखो, इनका जो भी देखो, ये इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं जो समझाने वाली चीज़ है, तो बस आप इतना समझ लो कि जो हमारे रैल्फ वेल्डो इमर्सन है, ये एक अमेरिकन पोएट है और थिंकर थे। वो नेचर, फ्रीडम, सेल्फ रिलायंस के फैन थे। ठीक है, उनका मानना था, समझ लो। उन्होंने इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे वेदास और गीता पढ़ी थी, जिसका असर उनकी पोम्स में दिखाई देता है। और आप अभी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, खासकर खासकर ब्रह्मा वाले में। तो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पोम ब्रह्मा। तो आउटलाइन है इस पोम की। देखो, क्या है ना कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लगता है, ऐसा मैंने पहले भी बोला, मैं फिर भी बता दे रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए मैं इसकी समरी आपको दे रही हूँ। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का क्या है, अगर आपको समरी पता है तो आपको लाइन बाय लाइन कोई बताएगा ना। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। और अगर मान आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे बताना, टाइम रहते बताना, ऐसा नहीं कि नाइट में बहुत लेट से बता रहे हो। आप देख लेना, पहले सर्च कर लेना, और अगर नहीं मिलती है तो मुझे बताना। नेक्स्ट, पैसेज टू इंडिया जो करके पोम है ना, वो बहुत लॉन्ग है। उसकी एटलीस्ट 4 से 5 स्टैंजास पढ़ लेना। अगर वो बहुत ज़्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट 2-3 स्टैंजास पढ़ लेना और फिर छोड़ देना। ठीक है, बाकी अगर आपको बाकी के दूसरे पोम्स आते हैं तो वो सब छोटे हैं, तो आप उसको पूरा पढ़ सकते हो। और एक और लास्ट में पोएम है को टेस्टामेंट, वो लॉन्ग तो लगती है बट है बहुत ईजी पोम, उसमें 7 स्टैंजास हैं। चलो तब बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो इफ द ब्लड स्टेन्ड किलर थिंक्स दैट ही हैज किल्ड समवन, ही इज रॉन्ग, एंड इफ हिज विक्टिम, ये अलग है, ठीक है, हिज विक्टिम थिंक्स दैट ही हैज बीन किल्ड, ही इज इक्वली रॉन्ग्ड। They do not follow the mysterious ways of Brahma, the Paramatma. It is he who lives, he who dies, he who is born again. It is he who is both the creator and destroyer. He is the real doer of all things. तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस फर्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं जो हमारे पोएट है कि जो मर्शन है वो बोलते हैं कि अगर कोई सोचता है कि उसने किसी को मारा है, किसी किलर, कोई किलर ये सोचता है कि उसने किसी को मार दिया, तो वो गलत है।
और अगर विक्टिम ये सोचता है कि वो मारा गया है तो वो भी गलत है, दोनों ही इक्वली रॉन्ग है। दे डू नॉट नो, ये दोनों ही किलर और जो मारा गया विक्टिम वो दोनों ही नहीं जानते ब्रह्मा की मिस्टीरियस वेज को। ब्रह्मा मतलब आपको पता होगा ना, 3 देव है हमारे गॉड में, तो ये तो आपको पता होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनको ही परमात्मा कहा गया है। इट इज इट इज ही हु लिव्स। अब ये कहता है ब्रह्मा के बारे में कि ये ब्रह्मा ही है जो यहाँ इस धरती पे रहते हैं, जो मरते हैं, मतलब हम लोग उनके ही रूप हैं, इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं। फिर से जन्म लेते हैं, फिर से बॉर्न बर्थ होता है उनका। इट इज ही हु इज बोथ द क्रिएटर, ये ब्रह्मा ही है जो क्रिएट करते हैं और जो डिस्ट्रॉय करते हैं, यही है सारे काम के असली डूअर। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मा इज टाइमलेस एंड स्पेसलेस। ब्रह्मा जो है टाइमलेस है, वो स्पेसलेस है, मतलब उनका कोई टाइम नहीं है, वो टाइम से परे है। और देयर फोर डिस्टेंस डज नॉट मैटर टू ब्रह्मा, इसलिए जो डिस्टेंस है, टाइम की हो या फिर कोई भी दूरी हो, वो ब्रह्मा के लिए मैटर नहीं करता। समझ लो जैसे कि आप लोग अगर कोई सीरियल वगैरह देखते हो या फिर कोई कार्टून में भी होता है ना, देखते हो, देखा होगा बचपन में, तो अगर गॉड को दिखाते हैं तो वो एकदम से कहीं पे भी अपीयर हो जाते हैं, वो अपने रेल में होते हैं, हेवन में होते हैं, और फिर सडनली वो अर्थ पे अपीयर हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, उनके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। थिंग्स पास्ट एंड फॉरगॉटन आर टू हिम एज नियर एज थिंग्स दैट आर प्रेजेंट। तो पास्ट वाली चीजें जो भी है, जो हम भूल चुके हैं या भूल जाते हैं, वो सब भी ब्रह्मा के बहुत पास है, वो उनके लिए एक प्रेजेंट है। टू हिम शैडो एंड सनलाइट आर द सेम। ब्रह्मा के लिए शैडो और सनलाइट, कह सकते हो अंधेरा और उजाला ब्रह्मा के लिए एक ही है। टू हिम द वैनक्वेस्ट गॉड्स appear to be present and to him fame and shame are the same। गॉड के लिए यानी कि जो ब्रह्मा है उनके लिए जो है फेम और शेम दोनों ही एक है। ऐसा नहीं है कि फेम है, बहुत ही फेमस इंसान बोलते हैं ना, फेम मिलना, फेम मिल जाएगा अच्छा से, शेम, कितनी शेम की बात है। तो वो दोनों ही चीज ब्रह्मा के लिए एक है। दे आर रॉन्ग हु बिलीव दे दैट दे कैन इग्नोर ब्रह्मा। जो सोचते हैं कि वो ब्रह्मा को, मतलब गॉड को नहीं मानते, इग्नोर करते हैं, वो सब गलत है। और escape from, वो सब उनसे भाग रहे हैं। when they fly away from him, जब वो उनसे दूर जाते हैं, then ब्रह्मा खुद उनके विंग्स बनकर उन्हें दूर, खुद से दूर ले जाते हैं। मतलब एक तरह से ब्रह्मा से वो दूर जा ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मा हिमसेल्फ इज बोथ द डाउटर एंड द डाउट। ब्रह्मा खुद वो डाउट करने वाले इंसान है और वो खुद ही एक डाउट है। ब्रह्मा हिमसेल्फ इज ऑल्सो द हिम दैट द ब्राह्मण सिंग। हिम मतलब जानते हो भजन वगैरह, तो ब्रह्मा ही वो हिम है या हाइम, आप जो भी बोलते हैं उसे, जो ब्राह्मण सिंग करते हैं। इवन द स्ट्रॉन्ग गॉड्स yearn टू गो टू द abode of ब्रह्मा। इवन जो स्ट्रॉन्ग गॉड्स होते हैं वो भी ब्रह्मा के अबोर्ड में जाते हैं, मतलब उनके जगह पे, समझ लो उनके घर पे। द सेवन सेजेस, सप्त ऋषि, also try to vain to attain his abode, but the humble lover of dharma finds ब्रह्मा। मतलब जो सप्त ऋषि है ना, वो सब भी ट्राई करते हैं ब्रह्मा के अबोर्ड में जाने का, बट सिर्फ एक हम्बल लवर ऑफ धर्म finds ब्रह्मा and turns his back on heaven। क्लियर हो गया होगा ये तो। अब देखो मैं इसको थोड़ा इजी वे में बता देती हूँ। तो जो पोएम है ये ब्रह्मा, इसमें मेनली इमर्शन कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि उसने किसी को मारा है, या कोई सोचता है कि वो मारा गया है, तो दोनों ही गलत हैं। एंड सब ब्रह्मा के हाथ में है। ब्रह्मा बनाते हैं और खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं, जो भी कहो। ब्रह्मा के लिए पास्ट फ्यूचर सब एक जैसे होते हैं। सब लोग ब्रह्मा के कंट्रोल में हैं। भाग के भी नहीं भाग सकते वो ब्रह्मा से। ब्रह्मा के पास सिर्फ वो लोग जा पाते हैं जो धार्मिक हैं या फिर धर्म के साथ चलते हैं, धर्म को मानते हैं। बहुत ज्यादा डीप थॉट इसमें दी गई है, मतलब इमर्शन की बहुत ज्यादा डीप थॉट है इसमें। तो आप जब पोएम पढ़ोगे ना, तो एक तो बहुत छोटी है, और आप उसको लाइन बहुत इजी वे में है, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगी। तो आपका एक पोएम यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है। देखो कोई भी कंफ्यूजन हो जल्दी पूछना, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अप्रिसिएशन ऑफ इमर्शंस ब्रह्मा। अब हम लोग इसकी अप्रिसिएशन देखेंगे। तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम बाय रैल्फ वाल्डो इमर्शन। तो ब्रह्मा क्या है? बहुत ही फेमस पोएम है रैल्फ वाल्डो इमर्शन की, ये जो पोएट है उनकी। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इट शोज हिज डीप इंटरेस्ट इन इंडियन थॉट एंड हिंदू फिलोसफी। ऑफ कोर्स जो ब्रह्मा है, ये क्या हमारे इंडियन फिलोसफी, इंडियन थॉट में आती है ना। तो आप देख सकते हो कि
रैल्फ वेल्डो इमर्सन का क्या मतलब इंटरेस्ट था इंडियन थॉट में, जैसे कि आपने इधर सॉन्ग सुना होगा सैफायर, तो उसमें जो है ना एड शेरिंग, आप उसको देखते हो वो उनका जो इंटरेस्ट है इंडिया में कितना ज़्यादा है। तो इन हिंदुइज्म ब्रह्मा ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मा और ओवर सोल, तो हिंदुइज्म में ब्रह्मा क्या है, सुप्रीम पावर है जो कि उन्होंने क्रिएट किया है यूनिवर्स को एंड प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब ब्रह्मा ने इस यूनिवर्स को बनाया है, वो हर जगह है। ब्रह्मा जो है एटर्नल है, इट हैज़ नो बिगनिंग और एंड, मतलब ब्रह्मा का कोई भी एंड या स्टार्टिंग नहीं है। एंड सोल यानी आत्मा, जो आत्मा है हमारी वो ब्रह्मा का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन स्पिरिट, यानी ब्रह्मा का हम लोग पार्ट है हमारी सोल। द सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब बॉडी खत्म हो जाती है, मर भी जाते हैं, फिर भी जो हमारी सोल है वो खत्म नहीं होती, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये चीज़ आपने भागवत गीता में देखी होगी, या फिर आप बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जो सोल है, जैसे हम ह्यूमंस अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं, उसी तरह से जो सोल है वो बॉडी चेंज करती है, हर एक न्यू जन्म लेती है, रीबर्थ होता है। तो दिस आइडिया इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन भागवत गीता, देखो अभी मैंने जस्ट बताया था ना, स्पेशली इन फेमस वर्स। अब देखो इस वर्स को पढ़ते हैं, he who thinks he kills, he who thinks he is killed, both do not know the truth, the soul neither kills nor can be killed। ये वर्ड फेमस वर्ड्स है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको बताया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। इमर्शन वाज इंस्पायर्ड बाय दिस थॉट व्हेन राइटिंग द पोम। तो इमर्शन जो है, यानी हमारे जो राइटर हैं, वो इस थॉट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने पोएम लिख डाली। इन द पोम इमर्शन टेल्स अस दैट ब्रह्मा इज बियॉन्ड ऑल ऑपोजिट्स लाइट एंड डार्क, यानी कि जो बोलते हो ना कि भगवान गुड साइड है, वो लाइट साइड होता है, और जो डीमंस यानी राक्षस वगैरह उनका डार्क साइड होता है। तो यहाँ पे इमर्शन ने बताया कि ब्रह्मा जो है इस अपोजिट चीजों से तो बिल्कुल ही बियॉन्ड है, एकदम आगे है हमसे, इन सब से लाइट डार्क फेम शेम इन सब से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी जो अपोजिट चीजें हैं, लाइट डार्क फेम शेम लाइफ एंड डेथ, ये इन सब से कौन, ब्रह्मा बियॉन्ड है, उससे भी आगे है। ब्रह्मा इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, ब्रह्मा हर जगह है, मतलब आपको ये पूरे पोएम में देखने को मिलने वाला है, ब्रह्मा इज एवरीवेयर। और वो जो है सबसे सुप्रीम है। इवन द गॉड्स एंड वाइज सेजेस कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड ब्रह्मा, इवन जो गॉड और वाइज सेजेस है वो भी ब्रह्मा को नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है, एक ट्रू लवर ऑफ गुडनेस एंड राइटियसनेस कैन फील द क्लोज टू ब्रह्मा। क्लियर। द पोएम इज शॉर्ट, तो पोएम जो है वो शॉर्ट है, 4 स्टैंजास में है, 4 लाइन्स हर एक स्टैंजास में है एंड हैव सिंपल राइम पैटर्न। तो जो लैंग्वेज है इसकी वो काफ़ी इजी है, बट द मीनिंग इज़ वेरी डीप, बहुत डीप मीनिंग है इसकी। ओवरऑल ब्रह्मा जो है remind us of the eternal unchanging power present in all living beings। बहुत अच्छी पोम है, मैंने इसको जितना इजी हो सकता है उस वे में बताया। अब इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इमर्शन के जो ब्रह्मा में, यानी ये जो पोम है उसमें इंडियन थॉट क्लियरली दिखाई देता है। ब्रह्मा जो है ये, इनको सुप्रीम पावर बनाया गया है। ये भागवत गीता के उस वर्स जैसा लगता है, मतलब एक है ना, ना हांति ना हन्याति कुछ करके, तो पीपल सिम सॉरी पोम जो है वो सिंपल है, और इसका जो मैसेज है वो क्या है, यस इटर्नल है, ठीक है। सबके अंदर एक डाइवाइन पावर होती है, मतलब जो भी मैंने आपको बताया शॉर्ट में, ये सारी चीजें इस फॉर्म में है। जो यहाँ मेंशन है उसको अच्छे से देखना, ये वाली चीज आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स ओके अगर आप इसको छोड़ देते हो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कुछ भी याद रखने का, बस चीजें समझ लोगे, आराम से आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे। अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। तो ब्रह्मा जो है एक शॉर्ट पोएम है, ये 4 स्टैंजास में है, और इस स्टैंजास में 4 लाइन्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाट्रेन कहते हैं। क्वाट्रेन पहला पोएटिक डिवाइस हो गया। सेकंड, इमर्शन यूजेस पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स लाइक शैडो, सनलाइट, शेम, फेम एंड फायर। ये सब आपको पोएम में देखने को मिलेगा, इसको इंक्लूड करना है, इस चीज को याद रखना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो अपोजिट्स आपका सेकंड ये है पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रह्मा है वो इन सब अपोजिट चीजों से काफी बियॉन्ड है। दिस शोज दैट ब्रह्मा इज बियॉन्ड ऑल अपोजिट्स। सेकंड स्टैंजा में क्या है, वी सी alliteration which is repeating the first sound of this words। alliteration फर्स्ट साउंड वर्ड का रिपीट करता है, बट कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि far, forget, forgot, shadow, sunlight, doubter, doubt,
एंड कॉन्सोनेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल शेम फेम, ठीक है। तो alliteration इक्वल्स टू रिपीटेशन ऑफ starting sounds, consonants equals to repetition of consonants, consonant sound। तो मुझे जल्दी जल्दी बताना है ना, तो टंग ट्विस्ट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो जल्दी जल्दी करते आगे। तो नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द राइम पैटर्न। राइम पैटर्न की अगर बात करें तो इसकी राइम पैटर्न में ABCDEFGH in the whole poem, ठीक है। बट इन द लास्ट stanza are the words aboard and good, बट लास्ट stanza में जो ये जो दो वर्ड है ये राइम नहीं करते हैं परफेक्टली, ठीक है। इमर्शन जो है उसने इन इन्वर्जन का भी यूज किया है, दैट मीन्स चेंजिंग द यूजुअल वर्ड ऑर्डर। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, when me they fly instead of when they fly to me, ठीक है। ये सब आपका एग्जाम्पल आप देख लेना। इमर्शन वॉज इंस्पायर्ड बाय वर्स, तो इमर्शन जो है वो श्लोक से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। किसके श्लोक से? तो भागवत गीता के श्लोक से। और उन्होंने अपने पोएम में भी इंक्लूड किया है। बोथ गीता श्लोक एंड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ब्रह्मा हैव अ सिमिलर रिदम, एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट इमर्शन चूज or instead of and in one place for sound effect consonants, which slightly affects the grammar but suits the पोम स्टाइल। ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। जैसे आरटीसी का क्वेश्चन पूछा, पर्टिकुलर लाइंस दे दिया आपको इस फॉर्म के, तो आप इन सब चीजों को डाल सकते हो कि पहले राइटर्स का नेम क्या है, राइटर के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, इसके बाद उसके बारे में पैटर्न में देखो किस पैटर्न में लिखा हुआ, फिर उस वर्ड जो पर्टिकुलर लाइंस है उसका मीनिंग बताओगे, और फिर आपका एटलीस्ट 2 पेज आपको लिखना होगा आरटीसी में, बस इतना में हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, दैट इज हमर्त्या। हमर्त्या की बात करते हैं, तो अब हम लोग इसका आउटलाइन देख लेते हैं। तो उसमें बोल रहा है, लॉन्ग अगो अर्ली सेटलर्स इन मैसाचुसेट्स, बल्किली, हंट, विलार्ड, हॉस्मर, मेरियम एंड फ्लिंट फार्म द लैंड। तो ये सब जो है लैंड, ये एक लैंड था, वहां पे वो लोग एज अ मतलब ग्रो करते थे क्रॉप्स, कॉर्न, फ्लैक्स, एप्पल्स, वुड, ये सब चीजें उनकी होती थी, क्रॉप्स की वो लोग ड्रू करते थे। दे फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ ओनिंग देयर लैंड, और उनके लैंड पे वो बहुत ज्यादा प्राउड करते थे। ये सोचते थे कि जो लैंड है वो मेरा ही रहेगा फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। बट ये भी साथ में सोचते थे कि हाउ ब्यूटीफुल माई फार्म इज, माई हिल्स, माई वाटर एंड माई ट्रीज, मतलब माई हर चीज मेरा है, इवन माई डॉग एंड द सॉइल सीम टू नो मी। बट वेयर आर दोज प्राउड ओनर्स नाउ? तो अब वो सारे ओनर्स कहाँ हैं? यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं पोम में। तो वो सब मर चुके हैं, वो सब सेम लैंड में दफना दिए गए हैं, ब्यूराइट कर दिए गए हैं। दे वंस क्लेम टू ओन, उसी लैंड में जहाँ पे वो एक किसी टाइम पे ये दावा करते थे कि वो लैंड, पर्टिकुलर लैंड मेरा है और हमेशा ही मेरा रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना। तो अब वहां पे क्या, पुराने ओनर्स, अब उनकी डेथ हो चुकी है और न्यू ओनर्स आ चुके हैं, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। अब वो भी यही सोच रहे हैं, वो भी उस लैंड पे प्राउड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लैंड है ये उन्हें बिलोंग करता है। ऐसा कौन कह रहा है? न्यू ओनर्स सब कह रहे हैं। दे वर्क द लैंड एंड द प्लान टू यूज एवरी पार्ट ऑफ इट, वो उस लैंड पे काम कर रहे हैं, मतलब जो क्रॉप्स है उसे ग्रू कर रहे हैं, और हर एक पार्ट जो है उस लैंड का यूज कर रहे हैं। तो क्या है, वो लैंड का हर एक पार्ट यूज कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि हमेशा के लिए वो लैंड उनका ही हो जाएगा, जैसा कि हमारे पहले वाले ओनर सोचा करते थे। दे ड्रीम ऑफ मेकिंग पार्क्स, पैस्चर्स और यूजिंग क्ले एंड लाइम एज इफ दे विल लिव फॉरएवर। वो ऐसा सोचते हैं कि वो उस लैंड पे हमेशा रहेंगे, तो फिर वहाँ पे वो पार्क्स बनाएंगे, पैस्चर्स वगैरह, मतलब बहुत सारे अच्छे तरीके से उस लैंड का यूटिलाइज करेंगे, उसको यूज करेंगे, और हमेशा के लिए वो लैंड उनका हो। बट जो अर्थ है वो उन सारे फुलिश ह्यूमंस पे हंसता है। लैंड तो हमेशा रहता है, बट लोग, जो पीपल है वो आते जाते रहते हैं। मतलब एक पहले, जैसे पहले ओनर्स का डेथ हो गया, नए ओनर्स आए, नए ओनर्स का डेथ होगा, उसके बाद फिर और दूसरे नए ओनर्स आएंगे। अर्थ यहाँ पे कहता है, स्टार्स एंड सीज लास्ट फॉर एवर। तो अर्थ क्या कहते हैं कि जो स्टार्स है और जो सीज है, शीज सीज है, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, बट ह्यूमंस ह्यूमंस वैनिश हो जाते हैं लाइक फोम ऑन वाटर। लॉयर्स एंड देयर पेपर्स पास द लैंड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट। मतलब जो लॉयर्स है वो उस पर्टिकुलर, वो जो लैंड है, वो एक पर्सन, उसके जो पेपर्स है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को
पास कर देते हैं, बट जो पीपल है वो मर जाते हैं, और एंड आई द अर्थ रिमेन, और मैं जो पृथ्वी हूँ, जो अर्थ हूँ, वो रह जाता है। In the end, Earth tells us that humans cannot truly own it. मतलब लास्ट में जो अर्थ है वो कहता है कि ह्यूमन जो है कभी अर्थ को यानी लैंड पे ओन कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट अर्थ ओन्स देम। इनफैक्ट जो लैंड है, अर्थ है, वो ह्यूमंस पे ओन करता है, तो वो उनका ओनर है। व्हेन दे डाई, जब ह्यूमंस मर जाते हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल, है ना। एंड आफ्टर हियरिंग अर्थ स्पीक द वर्ड्स ग्रीडी, फीलिंग्स वैनिश्ड। और जब अर्थ जब का बात करते हुए ये सारी बातें सुनता है पोएट, तो उसका जो ग्रीडी फीलिंग्स है कुछ भी लैंड को लेकर, कोई भी समझ लो, कोई भी पर्टिकुलर चीज को लेकर जो उसका ग्रीडीनेस है वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि हेमर्तिया जो है, हेमर्तिया में जो इमर्शन है वो क्या कहते हैं कि पहले के लोग जैसे बल्कि, हर्ट वगैरह, विलार्ड, हॉस्मर, ये सब जो है अपनी जमीन यानी अपने लैंड को अपनी कहते थे, सब कुछ अपना समझते थे। पर अब वो सब मिट्टी में है, यानी कि वो सब मर चुके हैं। नए लोग भी यही गलती कर रहे हैं। फिर से मैंने पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि न्यू ओनर्स है, तो नए लोग भी यही गलती कर रहे हैं। और वो समझते कि वो जमीन उनकी है, वो लैंड उनका है। अर्थ हंसती है उनकी बातें सुनकर, उनकी ये सोच देखकर, और कहती है मैं हमेशा रहूंगी, लोग आते जाते रहेंगे, हम सब अर्थ के मेहमान हैं, मालिक नहीं। मेनली यही चीज जो है हमारे पोएट बताना चाहते हैं, क्या कि हम सब जो है वो अर्थ के मेहमान है, यानी गेस्ट है, उनके ओनर नहीं। क्योंकि लैंड तो हमेशा के लिए रहता है, बट ह्यूमंस जो है उनका डेथ होता है, फिर दूसरे लोग आते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पोम का एप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो जो टाइटल है हमर्तिया, ये इट इज अ वेरिएशन ऑफ हेल मैथ्रिया, जिसका मतलब है हेल मदर अर्थ। ये तो समझ आ गया होगा। इट एक्सप्लोर्स द ट्रांसाइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द एटर्निटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये भी इजी है कि यहाँ पे अर्थ के हमेशा रहने के बारे में बता रहे हैं कि और ह्यूमंस जो है टेम्पररी है, इस बारे में बात किया गया है। इमर्शन वॉज इंस्पायर्ड बाय स्टोरी फ्रॉम द विष्णु पुराण। तो इमर्शन जो थे वो विष्णु पुराण की स्टोरी से काफी इंस्पायर्ड हुए थे, जहाँ पे अर्थ जो है हंसता है किंग पे, जो ये सोचता है वो किंग कि वो उसका क्या है, ओन कर रहा है, वो उसका ओनर है। और इसी पे उन्होंने ये हेमर्तिया पोम लिखी है। अर्ली सेटलर्स प्राउडली क्लेम दैट द लैंड एज देयर्स। मतलब जो पहले के सेटलर्स थे वो सोचते हैं कि जो लैंड है वो उनका है, बट वो सब मर गए और उसी मिट्टी का, उसी लैंड का पार्ट बन गए। लेटर जनरेशन रिपीट द सेम मिस्टेक, और फिर बाद में दूसरी जनरेशन आती है और वो भी सेम मिस्टेक जो है रिपीट करती है, फॉर गेटिंग दैट दे कैन नॉट ट्रूली पोजेस अर्थ। द पोम हाईलाइट्स दैट अर्थ इज परमानेंट। तो इस पोम में हम क्या हाईलाइट किया गया है कि अर्थ जो है परमानेंट है, वाइल जो ह्यूमन लाइफ है वो शॉर्ट और फ्लीटिंग है, यानी टेम्पररी है in short. It also reflects Indian influences like Emerson's poem Brahma and is written in simple musical language. काफी सिंपल में लिखी गई। आप पोम पढ़ोगे ना तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी सब कुछ। अब शॉर्ट में बताती हूँ। हेमर्तिया जो है, ये जो टाइटल है हेमर्तिया, ये विष्णु पुराण से आया है, वहीं से उन्होंने इंस्पायर होकर ये लिया है। तो उसमें पोएम क्या कहती है कि अर्थ जो है परमानेंट है, ह्यूमंस टेम्पररी है, और इमर्शन ने जो है इंडियन थॉट से इंस्पायर होकर ये लिखा था। सब लोग सॉइल में मिल जाते हैं पर अर्थ हमेशा रहती है, और यही पोएम का मैसेज है। आप इन शॉर्ट इतना समझ लो, ठीक है। अब हम लोग उसकी पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। पोएटिक डिवाइसेस में क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या हुआ था, पोएम इज इन फ्री वर्स। पोएम जो है फ्री वर्स में, ये सब चीजें जो पोएटिक डिवाइसेस, ये सब आप यूज करना अपने आंसर में। और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या तरह के जो पोएटिक डिवाइसेस है ये यूज हुए हैं इस पर्टिकुलर पोएम में। ठीक है। नो रेगुलर राइम और मीटर, इरेगुलर लाइन लेंथ एंड स्ट्रेसेस। देखो जो भी टॉपिक है ना वो आपके बुक में दिए हुए हैं। बुक में दिए हुए हैं मतलब चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में आएंगे। जो बुक में नहीं दिए हैं उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, या कहूँ तो चांसेस होते ही नहीं। ओके, तो इसमें कोई भी रेगुलर लाइन नहीं होता, मीटर नहीं होता, इरेगुलर लाइन होते हैं, और इसका लेंथ भी बड़ा हो सकता है। ठीक है। देयर डिस्टिंक्ट स्पीकर्स और लैंग्वेज, थ्री अलग अलग स्पीकर्स हैं और इसमें लैंग्वेज यूज की गई है। तो पहला है लैंड ओनर। तो ये इसमें प्लेन प्रोसेक लैंग्वेज यूज किया गया है जो मटेरियलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर नेम्स, लिस्ट ऑफ क्रॉप्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मंडेन। नेक्स्ट है अर्थ।
तो अर्थ जो है पोएटिक लैंग्वेज यूज किया है अर्थ में। आप पढ़ोगे पोएम तो आपको ये चीज क्लियर होगी, और लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना, आरटीसी में आता है, मैं रिपीट कर रही हूँ इसे फिर से। विथ रिच लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे कि इसमें किस तरह के अर्थ का जब बात चल रहा था, जब अर्थ बोल रही थी तो वो पोएटिक लैंग्वेज यूज कर रही थी, और इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए थे। वो क्या थे? एलिट्रेशन, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बोस्टफुल बॉय, स्टार्स अवाइड, शाइन डाउन इन द ओल्ड सी। अब आप इसे पढ़ लोगे ना अपने पोअम में, तो आपको ये चीजें समझ आएगी और आपको इसको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर आपको थोड़ा ये लग सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, तो अब नेक्स्ट है राइम। राइम क्या है? माइन एंड योर्स, माइन नॉट योर्स, अर्थ एंड योर्स। तो देख रहे हो ये एक राइम यहाँ पे यूज हुई है। रेटोरिकल क्वेश्चंस, बट वेयर आर ओल्ड मैन, बट द इनहेरिटर्स, बट आई होल्ड देम, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्ड है पोएट। पोएट ने कैसे बात की, नैरेटर ने कैसे बात की? तो यूज पोएटिक एंड रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज। इसने दो तरह की पोएटिक और रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज का यूज किया टू शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ट्रांसाइंस। तो उसमें क्या क्या है? सिमिली एंड राइम, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर है पैथेटिक फैलेसी, ह्यूमन ट्रेट्स एट्रीब्यूटेड टू नेचर, और फिर ये सारे हैं आपके, जैसे हाउ ग्रेसफुल क्लाइंब दोज शैडोज ऑन माई हिल आई फैंसी। आप ये सब पोएम पढ़ोगे तभी आपको समझ में आने वाला है, मैं कितना भी बोल दूँ आप नहीं समझोगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो चलो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। तो किस तरह के हेमेटिया में पोएटिक डिवाइसेस यूज हो गया? पहला है फ्री वर्स, कोई फिक्स राइम या मीटर नहीं होती इसमें। इसमें थ्री स्पीकर्स हैं। पहला है लैंड ओनर, जो कि प्लेन लैंग्वेज यूज करता है। अर्थ, अर्थ जो है रिच लिटरेरी लैंग्वेज यूज करती है। पोएट जो है यानी नैरेटर, वो रिफ्लेक्टिव टोन में बोलता है। और इसमें क्या क्या? एलिट्रेशन, जैसे कि बोस्टफुल बॉयज वगैरह जो था वो। फिर दूसरा है सिमिली, और सिमली वगैरह क्या, आई होप आपको पता होगा। एलिट्रेशन तो मैंने पहले ही बता दिया। तो सिमली क्या होता है? इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस विद द यूज ऑफ एज लाइक, जो कनेक्टिव्स होते हैं वो। ठीक है, जैसे कि ही इज ब्रेव लाइक लायन या टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक जो यूज किया तो ये सिमली हो गई। तो यहाँ पे उसको कंपेयर कर रहा है। तो पोम क्या है? वो काफी सिंपल है और बहुत थॉटफुल भी है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यूनिट आ जाता है, विच इज पैसेज, जिसमें हम लोग पैसेज टू इंडिया और ओ माई कैप्टन और माई कैप ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़ने वाले हैं। मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि पैसेज टू इंडिया मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था, पर्सनली बता रही हूँ। और मैंने इसका सिर्फ दो स्टैंजास पढ़ा था। वाइल ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है काफी इजी है और इसके क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, बट पैसेज टू इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे पोएट के बारे में। तो पोएट जो है, इनका नाम है वॉल्ट विचमैन, ये काफी फेमस है, आपने सुना भी होगा। तो ऑफ कोर्स हम लोग अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो ये एक अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट है एंड जर्नलिस्ट है, जिनको हम लोग फादर ऑफ द फ्री वर्ड्स कहते हैं। ये आप ऐड कर सकते हैं कि वॉल्ट विटमैन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ठीक है, तो इनका मेजर वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास। इनका मोस्ट फेमस पोएट्री कलेक्शन है सेलिब्रेटिंग लाइफ, डेमोक्रेसी, नेचर एंड द ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। स्टाइल की अगर बात करें तो ह्यूमन बोल रही हूँ, विटमैन रोड जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखते थे। फ्री वर्ड्स, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, तो ऑफ कोर्स फ्री वर्ड्स में लिखते थे, विद लॉन्ग फ्लोइंग लाइंस। ही रिजेक्टेड राइम एंड रेगुलर मीटर, मेकिंग हिज पोएट्री साउंड लाइक स्पीच, यानी उनकी पोएट्री जो है स्पीच के जैसे साउंड करती थी। और अभी आप ये पोएट्री अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी लंबी पोएट्री है ये, पैसेज टू इंडिया। वेल, ओ कैप्टन माई कैप्टन तो थोड़ा ठीक है, उसकी लेंथ सही है। तो अब थीम्स की बात करते हैं। इंडिविजुअलिटी, डेमोक्रेसी, बॉडी एंड सोल, नेचर, अमेरिका, इक्वालिटी एंड यूनिटी, इन सब पे एक थीम होती थी उनकी पोएट्री में। टोन, टोन ऑप्टिमिस्टिक होती है पोएट्री में उनकी, एनर्जेटिक, पैशनेट। लेगेसी की बात करें तो विटमैन इज वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट, and he influenced many later writers and is celebrated for his bold and inclusive। मतलब होते हैं ना कोई कोई राइटर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर राइटर से, या फिर कोई एक्टर या एक्ट्रेस है तो मैं इस पर्टिकुलर एक्टर से या एक्ट्रेस से इंस्पायर्ड हुआ था, तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी मूवी में काम करूँ। तो इसी तरह से जो विटमैन थे वो भी बाकी अदर राइटर्स के इंस्पिरेशन थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पैसेज टू इंडिया। ठीक है, ओके, आउटलाइन ऑफ द पोम। Walt Whitman
एक्सक्यूज मी, व्हाट विटमैन्स पैसेज टू इंडिया, जो कि 1868 में लिखी गई थी, ये एक ऑप्टिमिस्टिक विजनरी पोम है। और ये क्या, इसमें क्या है कि सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटीज रैपिड प्रोग्रेस इन एक्सप्लोरेशन, यानी ह्यूमैनिटी का किस तरह से रैपिड प्रोग्रेस चल रहा है एक्सप्लोरेशन में, साइंस, ग्लोबल यूनिटी, इन सब चीज़ों में किस तरह से जो ह्यूमन है वो आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है उनका। बट इट इज ऑल्सो लुक्स बियॉन्ड these achievements to explore deeper spiritual connections. बट ये जो पोएट्री है, पर्टिकुलर पोएट्री है, ये इस अचीवमेंट के बियॉन्ड भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है बिटवीन पीपल, हिस्ट्री, द यूनिवर्स एंड द सोल। तो अब हम लोग इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें जब आप पोएट्री पढ़ो तो आपको समझ आए। समरी की तरह इसको पढ़ना, इसको पूरा पढ़ लो। अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टैंजा में एटलीस्ट 1 to 5 तक स्टैंजास की पढ़ लो। अगर वो ज्यादा लग रहा है तो 3 स्टैंजास भी पढ़ लो, उतना भी चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पोएट्री है। तो ऑफकोर्स जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी सोचेंगे कि जो स्टूडेंट है वो पूरा पूरा जो है वो पोम तो नहीं पढ़ पाएगा, पूरी पूरी पोएट्री तो याद नहीं हो पाएगी ना, ऐसे कि लाइन बाय लाइन समझ के पढ़ ले। So, okay, let's start. Whitman celebrates modern engineering feats that connect the world, जैसे कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड अक्रॉस अमेरिका, मतलब ये सारी इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्विच केनाल वगैरह, इन सब के बारे में बात करते हैं फर्स्ट के सेक्शन 1 to 3 के बीच में। ठीक है, यानी यहाँ पे है फिजिकल जर्नीज और एक्सप्लोरेशन दिखाई गई है। तो द पोएट ओनर्स explores the Columbus and Vasco da Gama, whose ocean voyages helped bring nations together. यानी जब ये लोग, जब इन्होंने जो है अब बोर्ड किया शिप पे और वो दूसरे जगह पे दूसरे दूसरे एक तरह से आइलैंड कह लो, है ना, इंडिया ढूंढा, अमेरिका ढूंढा, तो उनकी वजह से कहते हैं ये पोएट की जो नेशन है वो टुगेदर हुआ इन लोगों की वजह से। द टोन इज प्राउड, यहाँ पे जो टोन है वो प्राउड और जॉयफुल है। ह्यूमन काइंड इज कॉन्क्वेरिंग डिस्टेंस एंड डिस्कवरिंग न्यू लैंड्स, मेकिंग द वर्ल्ड फील स्मॉलर एंड मोर यूनाइटेड। अब सेक्शन 4 to 6 में आ जाते हैं, जिसमें जर्नी थ्रू टाइम एंड कल्चर के बारे में बताया गया। इस तरह से अगर आप डिवाइड करके लिखते हो तो आपका आंसर जो है वो और भी ज्यादा इम्प्रेसिव लगने वाला है। तो विटमैन जो है यहाँ पे आप फिजिकल ट्रैवल से जर्नी थ्रू हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं इस सेक्शंस में। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटीज प्रोग्रेस अक्रॉस सेंचुरीज, इन्होंने जो है ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के बारे में, कि अभी तक में ह्यूमैनिटी ने कितना प्रोग्रेस कर लिया, इसके बारे में बताते हैं। फ्रॉम एंशियंट civilizations to modern science, the emphasis is on the growth of knowledge, art, religion and culture. तो इन सब चीजों के ग्रोथ के बारे में बात किया है। विटमैन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कि हाउ हाउ हर एक जनरेशन जो है इट बिल्ड्स अपॉन द पास्ट टू रीच ग्रेटर हाइट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये क्लियर हो रहा है। तो हम लोगों ने पिछले सेक्शन में क्या देखा, 1 to 3 सेक्शन में दिखाया गया कि मॉडर्न इन्वेंशन जैसे स्वेज कैनाल, ट्रांस अटलांटिक केबल एंड रेल रोड, इनके बारे में बात की गई है। 4 to 6 में क्या दिखाया गया, हिस्ट्री एंड कल्चरल प्रोग्रेस के बारे में बताया गया, पास्ट से प्रेजेंट तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें अचीव कर ली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका 7 to 8 सेक्शन है। तो इसमें है आपका स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन एंड ओवर सोल। तो द फोकस नाउ शिफ्ट इनवर्ड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे जो है आपका स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एक्सप्लोरेशन पे आपका जो पोएम है वो शिफ्ट हो चुका है, उसका फोकस इस तरफ शिफ्ट हो चुका है। एंड विटमैन यहाँ पे इमेजिन करते हैं एक हायर गोल, दैट इज द मर्जर ऑफ द ह्यूमन सोल विद द ओवर सोल, a universal divine spirit that connects all life. ठीक है, नेक्स्ट इज द पोएट सजेस्ट, यहाँ पे पोएट सजेस्ट करते हैं मटेरियल अचीवमेंट्स को, जैसे रेल रोड्स, केबल्स, कैनाल्स और स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड डीपर स्पिरिचुअल इनसाइट। एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ ऑ एट द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द सोल्स क्वेस्ट फॉर वननेस विद द समथिंग ग्रेटर। ठीक है, तो यानी 7 to 8 सेक्शन में क्या दिखाया गया, स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई गई है सोल का ओवर सोल के साथ में। नाइन्थ है, नाइन्थ में क्या है, पोएट्स कॉल टू द सोल। अब यहाँ पे पोएट का कॉल बताया गया सोल पे। तो फाइनली विटमैन डायरेक्टली जो है एड्रेस करता है खुद के सोल को, टेलिंग इट टू सेट सेल एंड एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल अननोन।
पोएट यहाँ पे पोएट व्यूज ऑल द वर्ल्ड्स ट्रैवल्स एंड कनेक्शंस एज प्रिपरेशन फॉर द ग्रैंड एटर्नल जर्नी ऑफ द सोल टुवर्ड डाइवाइन यूनियन। मतलब बोलते हैं ना कि इस दुनिया में तो कोई ना कोई जो है वजह है, हम लोग एक स्पिरिचुअल जो जर्नी पे हैं। द मूड इज होपफुल, तो यहाँ पे क्या है, मूड इसका होपफुल और अपलिफ्टिंग है, अर्जिंग द सोल ऑनवर्ड इनटू एन इनफिनाइट स्पिरिचुअल ओशन। तो बेसिकली सेक्शन 9 में क्या है, पोएट सोल को कहता है कि चलो एक ग्रैंड स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना। पोएट्री को जैसा मैंने बताया लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना, आरटीसी क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, वो विटमैन रिफ्लेक्ट्स ऑन थ्री मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हिज टाइम। तो क्या क्या है वो, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड इज द लेइंग ऑफ द ट्रांस अटलांटिक केबल, एंड द थर्ड वन इज द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल। इसको याद रखना। स्पिरिचुअल मीनिंग बिहाइंड द प्रोग्रेस। अब इसके पीछे यानी जो प्रोग्रेस है उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है उसके पीछे। so Whitman feels these are not just scientific achievements, they have a spiritual purpose too. Whitman कहते हैं कि एक scientific achievement नहीं है, इसका एक spiritual purpose भी है. They connect distant lands and people, bringing humanity closer together. तो यहाँ पे जो है इनकी जो प्रोग्रेस चल रही है, साइंटिफिक अचीवमेंट हो रही है, इस वजह से जो डिफरेंट लैंड्स है वहाँ के लोग कनेक्ट हो रहे हैं और ह्यूमैनिटी और भी करीब आ रही है, पास आ रही है, साथ आ रही है। विटमैन लुक्स बैक एट द पास्ट। यहाँ पे विटमैन जो है वो पास्ट देखते हैं, मतलब पोएट समझ लो, पास्ट में देख रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दैट द प्रेजेंट ग्रोज आउट ऑफ द पास्ट। जो प्रेजेंट है वो पास्ट से तो काफी अलग है। To understand humanity's story, we must appreciate Asia and India's contributions there, myth, culture, and architecture. ये लाइन तो काफी यूज है। Explorers and scientists must also admire the spiritual beauty of India's temples and arts। यहाँ पे देखो इंडिया के बारे में बात की गई है ना। अब इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो देखो विटमैन कहते हैं यहाँ पे कि ये सब जो इन्वेंशंस है सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये सब सिर्फ एक नॉर्मल साइंटिफिक अचीवमेंट्स नहीं है, कि स्पिरिचुअल है। ऐसा और इंडिया के कल्चर से भी इंस्पायर है, सॉरी एशिया, ऐसा बोल रही हूँ, एशिया जो है वो इंडिया के कल्चर से भी इंस्पायर है। उनकी सोच थी कि पोएट लोगों को इंस्पायर करे, दुनिया के लोगों को जोड़कर एक ग्लोबल फैमिली के लिए, ठीक है। तो मटेरियल प्रोग्रेस के साथ स्पिरिचुअल यूनिटी भी चाहिए, और यही पोएम का कोर आइडिया है। समझ गए क्या आइडिया है, कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है उसके साथ साथ स्पिरिचुअल यूनिटी भी, यूनिटी की भी जरूरत है, वो भी मस्ट है। आई होप ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये पोएट्री है थोड़ी सी, इसमें एक तो इतने सारे स्टैंजाज है ना, आप पहले पोएट्री पढ़ लोगे तब कंफ्यूज हो जाओगे। चलो वैसे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, बट इसमें और भी चीजें हैं, जैसे यूनाइटिंग रेसेस एंड लैंड्स। तो विटमैन यहाँ पे इमेजिन करते हैं ये सारे जो अचीवमेंट है ये ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं, जैसे क्रॉस ओशन, ज्वाइन कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो इस तरह से लोग एक साथ आ रहे हैं, यूनाइट डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स, दूसरे दूसरे कल्चर्स जो है, हमें दूसरे दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चल रहा है। फिल द वर्ल्ड विथ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये ऑल्सो एक्नॉलेजेस द स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स, येट ये जो हार्डशिप्स है इट विल गिव बर्थ टू न्यू अचीवमेंट्स एंड न्यू नेशंस। यानी जो अब न्यू न्यू अचीवमेंट्स और भी होंगे, न्यू न्यू नेशंस और भी पता चलेंगे हमें। ये बहुत पहले की पोएट्री है तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। द रोल ऑफ द पोएट। अब पोएट का क्या रोल है, विटमैन फील्स दैट इन दिस एक्साइटिंग टाइम ऑफ चेंज द पोएट हैज स्पेशल रोल। देखो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। टू सूथ ह्यूमैनिटीज रेस्टलेस स्पिरिट, to help people see the deeper spiritual meaning of this progress, and to bring together the past, present, and future into one, and to make people appreciate the beauty of all cultures, especially those of Asia and India. ये सब मैंने पहले ही बता दिया था ना आपको, बट अगर हम लोग रीड कर रहे हो तो आपका और क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अब हम लोग देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो इस वाले पोएट्री में भी फ्री वर्ड्स का यूज है, क्योंकि ये जो वॉल्ट विटमैन है वो फ्री वर्ड्स के फादर है ना। तो फ्री वर्ड्स का यूज हुआ है। विटमैन वाज वन ऑफ द फर्स्ट पोएट टू फुली यूज फ्री वर्ड्स। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि फादर है, फर्स्ट उन्होंने यूज किया होगा। फ्री वर्ड्स क्या है, अ पोएटिक फॉर्म विद मोर कंट्रोल्ड रिदम दैन प्रोज, बट विदाउट अ रेगुलर स्ट्रेस फैक्टर।
और एग्जाम्पल जो है ये आप पढ़ोगे तो आप तभी आपको पता चलने वाला है। सिंगिंग माई डेज, सिंगिंग द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट। सिग्निफिकेंस क्या है, ये लॉन्ग होता है। फ्लोइंग लाइन्स रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट है रिदम एंड थॉट, इसमें रिदम एंड थॉट है। तो जो विटमैन का जो यूनिट ऑफ रिदम है, इट इज फ्रेज नॉट द फुट, एंड हिज यूनिट ऑफ थॉट इज द लाइन नॉट द सेंटेंस, यानी वो पर्टिकुलर लाइन होता, सेंटेंस नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे पैसेज टू इंडिया, और फिर ये आगे है ना। सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्टाइल जो है एम्फसाइज करती है ब्रॉड आइडियाज ओवर स्ट्रिक्ट मीटर। और भी है जैसे रिपीटेशन हुआ है, फ्रिक्वेंटली रिपीट्स वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर एम्फेसिस। अलिट्रेशन का यूज हुआ है, तो ये रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। इन सबको देखो और इन सबका डेफिनेशन कर लो, तो आप डेफिनेशन में लिख दोगे तो हो जाएगा आपका, कि आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देने की नीड नहीं है अगर क्वेश्चन पूछता है तो। फंक्शनल स्टाइल, फंक्शनल स्टाइल की बात करते हैं तो विटमैन स्टाइल suits the theme of America's explanation, diversity and ambition. It reflects a restless energy and broad democratic vision of a new pioneering नेशन। नेक्स्ट क्या है, इमेजरी और मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, देखो इमेजरी तो पता होगा कि जो भी इमेजेस जो है अपने वर्ड्स के थ्रू जो पोएट है डिस्क्राइब करते हैं, वो इमेजरी हो गया। क्योंकि आप जब उस वर्ड्स को पढ़े तो कहीं ना कहीं से इमेजिन तो कर रहे हो ना, इमेजेस आपके माइंड में बन रहे हैं। मेटाफर क्या हो गया, देखो सिमिली और मेटाफर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और मैं तो बहुत कंफ्यूज थी अपने फर्स्ट ईयर में। तो देखो सिमिली क्या होता है, सिमिली तो मैंने, तो जो सिमिली होती है वो कंपैरिजन होती है टू डिफरेंट क्लासेस के बीच में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दैट ही इज ब्रेव एज लायन, तो यहाँ एज का यूज हो रहा है, कनेक्टिव का यूज हो रहा है। वाइल अगर हम लोग मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट क्लासेस का। लाइक शी इज रोज, यानी उसको ये नहीं बोल रहा है कि वो रोज है, उसको बोल रहा है शी इज ब्यूटीफुल। ओके, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं, विच इज ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये एक क्या है, एक एलेजी है जिसमें पोएट जो है अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोएट ने अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस किया है थ्रू सिंबल एंड मेटाफर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को कंपेयर किया गया है शिप से। यानी कि अगर शिप की बात हो रही है तो यूनाइटेड स्टेट्स है, वाइल शिप के कैप्टन की बात हो रही है तो वो है अब्राहम लिंकॉन। ठीक है, अब्राहम लिंकॉन की डेथ पे जो है पोएट ने ये ग्रीफ पोएट्री या एलिजी बोलो तो वो लिखी है। सिविल वॉर फॉट अंडर द लिंकॉन्स लीडरशिप, जिसको हम लोग डेंजरस वॉयज कहते हैं। और एज द कैप्टन बहुत ही ब्रेव और स्किलफुल है। ही ब्रिंग्स क्या, द शिप यानी यूनाइटेड स्टेट होम आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द वॉयज। ठीक है, द पीपल आर नेचुरली हैप्पी। तो पीपल पीपल जो है वो क्या है, हैप्पी है, एंड दे वांट्स टू ओनर देयर कैप्टन। तो वो अपने कैप्टन को ओनर करना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी आपने देखा हो कि लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं तो उन्हें माला वगैरह पहनाई जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में वो लोग अपने हिसाब से ओनर देना चाहते थे कैप्टन यानी अब्राहम लिंकॉन को, बट वो नहीं कर सकते थे। फॉर देयर कैप्टन इज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब कैप्टन को मार दिया गया था एट द वेरी मोमेंट ऑफ द विक्ट्री, यानी जैसे ही वो लोग जीते कैप्टन यानी अब्राहम लिंकॉन को मार दिया गया। द पीपल eagerly wait on the shore for their captain। जो लोग थे वो शिप के जो जिस शिप पे अब्राहम लिंकॉन आ रहे थे या अब्राहम लिंकॉन के आने का वेट कर रहे थे बहुत ही ईगरली, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनके लीडर थे, जो कैप्टन था, जो अब्राहम लिंकॉन थे, कि वो मर चुके थे। फाइनली द पोएट इज लेफ्ट अलोन ऑन द डेक ऑफ द शिप वेयर हिज कैप्टन लाइज फॉलन एंड डेड। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन एक एलिजी है जो कि अब्राहम लिंकॉन के लिए है। यहाँ पे शिप जो है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स को कहा गया है, कैप्टन जो है वो लिंकॉन को कहा गया है। और जो आपका ये डेंजरस वॉयज हो गया या फिर फियरफुल ट्रिप हो गया, इसको सिविल वॉर को कहा गया है। ठीक है, तो जो कैप्टन शिप को सेफली जो है ले आता है, पर खुद उसमें उसकी डेथ हो जाती है, जैसे कि शहीद हो जाता है। ठीक है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर जो पोएट है वो सिर्फ सैड है, वो सैडनेस फील कर रहा है। ये एक पर्सनल और नेशनल मॉर्निंग है पोएट की, जो इस पोएम में शो की गई है। आगे बढ़ते हैं, अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये पोएट्री काफी इंटरेस्टिंग, आप इसे पढ़ोगे ना
और फिर ये समरी के बाद उसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ, जो पोएट्री है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना। पैसेज टू इंडिया का एटलीस्ट 3 पढ़ लेना, और बाकी को पूरा पढ़ो, क्योंकि बाकी सारी पोएट्री काफी इजी है। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं अब, इस पोएट्री के इंटरप्रिटेशन। ओ कैप्टन माय कैप्टन क्या है, एक फेमस एलिजी मॉर्निंग द असैसिनेशन ऑफ द अब्राहम लिंकन, अभी जस्ट हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है, हु लेड द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर कब तक चली, 1860 टू 1865, यानी 5 years तक। Lincoln is shown as a kind and gentle leader who fought to end slavery and preserve the Union against the Confederacy. And it is written by Whitman, an ardent admirer of Lincoln. ये जो पोएम है ये क्या एक्सप्रेस कर रही है, एक पर्सनल और नेशनल ग्रीफ एक्सप्रेस कर रही है ओवर द लिंकन सडन डेथ आफ्टर विक्ट्री। ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो टोन, स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है इस पोएट्री की। तो पोएम जो है वो एक सेलिब्रेटरी टोन में स्टार्ट होती है, बट ग्रेजुअली रिवेल्स डीप सॉरो। यानी स्टार्टिंग में तो सेलिब्रेशन दिखा रहे कि उनका विक्ट्री हो गया, बट लास्ट में एक डीप सॉरो दिखाई गई है, क्योंकि जिसे वो एडमायर करते थे पोएट लिंकन को, उनकी डेथ हो गई है। इट इज कंपोज्ड ऑफ रेगुलर राइमिंग couplets with a measured rhythm. The rhyme scheme क्या है इसकी, A A B B। जो विटमैन है इन्होंने एक पैलेट स्टाइल स्टैंजा का यूज किया है विद 7 बीट लाइंस, एंड इट इज फॉलोड बाय रिफ्रेन, यानी कि जो एक पर्टिकुलर लाइन होती है जो हर एक स्टैंजा के लास्ट में रिपीट होती है, ठीक है, क्रिएटिंग अ रिदम दैट इज इजी टू रीड एंड रिसाइट। द रिपीटेशन ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन इज अ heartfelt apostrophe of लिंकन हिमसेल्फ। अब मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ। तो लिंकन की जो लीडरशिप है, तो लीडरशिप की तारीफ की गई है। पोम जो है ये हैप्पी टोन से स्टार्ट होती है, बट एंड में सैडनेस दिखाई गई है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। ये पोएम क्या है, एलिजी के स्टाइल में है और एक ट्राइब्यूट है टू अ ग्रेट लीडर, हु इज द लीडर हियर, अब्राहम लिंकन। तो इसके थीम क्या है मेनली, तो विक्ट्री के साथ भी दुख होता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारे पोएट थे उनके काफी क्लोज थे अब्राहम लिंकन, वो उन्हें एडमायर किया करते थे, तो उनकी डेथ हो गई है। विक्ट्री तो मिली है, बट कहीं ना कहीं जो पोएट है वो दुखी भी है। अब हम लोग उसका मेटाफर और सिंबल वगैरह देख लेते हैं। तो पहला शिप है, शिप में यूनाइटेड स्टेट्स से है। इस पोएट्री में कैप्टन जो है अब्राहम लिंकन से कंपेयर किया गया है। प्राइज वॉन क्या है, विक्ट्री इन द सिविल वॉर एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनियन। ये चीज आपकी हेल्पफुल तब होगी जब आप पोएट्री पढ़ रहे होगे लाइन बाय लाइन। तो फियरफुल ट्रिप, यहाँ पे क्या है, फियरफुल ट्रिप मतलब जो हमारा था वेज, वही द लॉन्ग एंड ब्लडी सिविल वॉर। शिप रिटर्निंग होम, यानी कि अब जो है सब कुछ पीस हो चुका है, द नेशन रीचिंग पीस आफ्टर द वॉर। यहाँ पे होम क्या है, पीस है। कैप्टन का डेथ यानी लिंकन्स असैसिनेशन राइट आफ्टर द विक्ट्री। तो ये है आपका, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। The opening lines describe people rejoicing as their ship returns home safely after a dangerous journey. तो dangerous journey के बाद जो है लोग बहुत खुश हैं कि जो उनका शिप है अब वापस, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है वापस वहां पे पीस लौट आई है। बट यहाँ पे स्पीकर क्या नोटिस करता है कि जो कैप्टन यानी अब्राहम लिंकन है वो मर चुके हैं, emphasizing that this national celebration is mixed with personal and national sorrow. And this contrast between public joy and private mourning underlines the tragedy that the nation lost its leader just as peace was achieved. यानी जैसे ही पीस अचीव हुई उस नेशन को, यूनाइटेड स्टेट्स को, उसी टाइम पे उनकी लीडर की डेथ हो जाती है, और ये एक ट्रेजेडी है। तो यहाँ पे अब हम लोग विटमैन की पर्सनल मॉर्निंग के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो विटमैन यहाँ पे लिंकन की डेथ पे बहुत ही पर्सनल लॉस फील कर रहे थे, डीप पर्सनल लॉस एज रिफ्लेक्टेड बाय हिज इमोशनल वॉइस। तो ये जो पोम है क्या करता है, ये सेलिब्रेट करता है लिंकन की अचीवमेंट को कि उन्हें विक्ट्री मिल गई है, बट ऑल्सो एक्सप्रेस करता है यहाँ पे क्या, एक सैडनेस दैट सच अ ग्रेट लीडर यानी लिंकन, उसकी डेथ हो चुकी है एंड ही कैन नॉट विटनेस द आउटकम। यानी अब लिंकन ने विक्ट्री तो दिला दी, बट वो खुद सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा।
पोएटिक डिवाइसेस पे चलते हैं। तो पहला है राइम एंड मीटर। तो ये जो पोएट्री है ये फ्री फॉर्म में नहीं है, एंड इट इज रिटन इन 3 स्टैंजास ऑफ 8 लाइन, यानी 3 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स दिए हुए हैं। इट हैज अ रेगुलर राइम पैटर्न, इसमें एक रेगुलर राइम पैटर्न है एंड अ नियर रेगुलर मीटर, विच इज डिफरेंट फ्रॉम विटमैन्स यूजुअल फ्री वर्ड स्टाइल, एंड ये फ्री वर्ड स्टाइल में नहीं दी गई है। एलेजी, ये एक एलेजी है, एक सॉरोफुल पोएट्री है जो किसी के डेथ पे मॉर्न करने पे मतलब बट एक्सप्रेस की जाती है। द पोएम इज एन एलिजी विच मीन्स इट इज सैड पोएम मॉर्निंग समवन्स डेथ। तो विटमैन जो है इस ये एलिजी को लिखते हैं फॉर अब्राहम लिंकॉन आफ्टर हिज असैसिनेशन, यानी दुख में लिखते हैं अब्राहम लिंकॉन के असैसिनेशन के बाद। अब इसमें कुछ मेटाफर है जिसे मैं फिर से बोलने वाली हूँ। देखो, शिप और कैप्टन तो हो गया था, कैप्टन अब्राहम लिंकॉन फेयरफुल ट्रिप जो है, डेंजरस वॉयज सिविल वॉर है, प्राइज वी शॉट जो है, विक्ट्री एंड यूनियन सेव्ड। अब देखो ये लाइन मुझे बार बार लग रहा था मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है कि रीड पोएम्स लाइन बाय लाइन, जो मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ आरटीसी के लिए, एंड रीड एट लीस्ट 2 or 3 स्टैंजास ऑफ पैसेज टू इंडिया एज इट इज सो लॉन्ग पोएम। ओके, so besties, this is the end of this session, and I hope this session was helpful for you. Yes, then kindly like, share, comment, and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notifications of new. Now we will meet in the next session. Until then, take care, goodbye, and keep smiling. And all the best for your exams.